हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू इस यूनिट में। अगर बात करें कौन सा यूनिट, जेनेटिक्स वाला यूनिट। तो खैर बहरहाल 2023 का ये सारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आपके स्क्रीन पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड आंसर बनाना है। 2 स्लाइड है, ये पहला स्लाइड है, मैं दूसरा स्लाइड भी दे रहा हूं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें से ये 6th नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड यहां से आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भरा पड़ा है। इसके लिए भी आप छोटा टाइम ले लो और आप सॉल्व कर ही लो। हो गया, चलो टिक टिक खत्म होता है। यहां से अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करते हैं। और आंसर क्या कहता है, कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, मतलब अगर किसी जीन एक्सप्रेशन को आप रोकना चाहते हैं तो आप किस किस लेवल पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल है जिससे आप जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, आप ऐसे समझो। ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, उस वक्त क्या होता है कि सबसे पहले आरएनए बनता है और आरएनए फिर टीआरएनए का हेल्प लेता है और प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है। तो जब प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। लेकिन अगर आप चाहो कि वो जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन ना दे या दे नहीं पाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए चाहे तो ट्रांसक्रिप्शन रोकना पड़ेगा या ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन रोकना पड़ेगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। इसको बेस्ट एक्सप्लेन लैक ऑफ राउंड में किया गया है। तो लैक ऑफ राउंड का अगर कोई वीडियोस है तो उसको मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, जिसको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिलहाल जीन एक्सप्रेशन 2 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सही है ये आंसर आपका। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन कहते हैं विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिजेंबल क्लोवर लीफ लाइक। इनमें से कौन सा आरएनए है जो किसकी तरह दिखता है, क्लोवर लीफ लाइक। और क्लोवर लीफ लाइक का मतलब हुआ गाइस कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट कोड होगा, ये क्लोवर लीफ लाइक है। अब बता दो आप आंसर क्या है। तो सर हम तो पहले बता चुके हैं, आंसर टीआरएनए है। तो बिल्कुल सही आपका जवाब कि ट्रांसफर आरएनए किसकी तरह दिखता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया टीआरएनए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन का डिस्कवरी या टेक्निक किसने डिस्कवर्ड किया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर्ड किया था। इसका 2 पहलू है। अगर बायोटेक्नोलॉजी से देखो तो बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन बनता है, मॉलिक्यूलर से देखो तो मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन बनता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा भेड़ बनाया गया शिप, जिसमें हुआ क्या, उसका नाम डॉली रखा गया। उसमें मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया, सिर्फ फीमेल के बॉडी से उसको बनाया गया। फीमेल के सोमैटिक सेल को लिया गया और उसको एक ओवा के अंदर इंट्रोड्यूस कर गया। इसमें पूरा न्यूक्लियस एक फीमेल का डालना है, ठीक है, मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो प्रॉपर न्यूक्लियस जो डाला गया, तो इसके लिए न्यूक्लियस का ट्रांसप्लांटेशन होना जरूरी है। और ये न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस सबसे पहले सिखाया गया था वो ब्रिज ने किया था। क्लियर? तो यहां पर इस टेक्निक को किसने डिस्कवर किया, तो साइंटिस्ट का नाम खाली याद रखना, ब्रिज। ठीक है, ब्रिक्स, सॉरी ब्रिज हम बार बार बोल रहे हैं, ब्रिक्स होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप सो ये भी आपका सही होगा। बीइंग कैपेबल टू रेप्लिकेट, डीएनए तो रेप्लिकेट करता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। तो ये तो इस बेसिस में दोनों सिमिलर नहीं होगा। हैविंग सिमिलर शुगर, तो जवाब है नहीं। डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए के पास राइबोस शुगर, तो शुगर के मामले में भी दोनों डिफरेंट। क्या था, बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हो सकता है, लेकिन लास्ट टाइम भी पढ़ लेते हैं। हैविंग सिमिलर पिरामिड्स बेस, नहीं। अगर डीएनए है तो आपको पता है कि डीएनए में पिरामिड्स में क्या होगा, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, लेकिन अगर हम पिरामिड्स के बारे में बात करें, आरएनए के पायरिमिडीन्स के बारे में बात करें, तो यहां पर हो जाएगा आपका साइटोसिन एंड यूरासिल, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो इस मामले में भी डिफरेंट हो गया। कौन डिफरेंट हो गया, डीएनए और आरएनए। सिमिलरिटीज बस एक ही चीज में मिलती है और वो है बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब दोनों का दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पॉलीमर्स के फॉर्म में पाया जाता। तो ये बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब ये आंसर दोनों को सिमिलर बना रहा, बाकी का कोई नहीं। अगला 5th है द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट ऑन द एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ।
द राइट आंसर इज इथिडियम ब्रोमाइड। जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करोगे और उसे देखोगे तो नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट रे डालोगे तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का नजर आएगा। लेकिन कब? जब आप उसमें डीएनए में उसको स्टेन कर दोगे इथिडियम ब्रोमाइड से। अगर आपने स्टेन नहीं किया तो वो माइक्रोस्कोप में अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में रेड जो ऑरेंज कलर दिख रहा था वो नहीं दिखने वाला। तो डीएनए आपको कैसे दिख सकता है? जब आप स्टेन करोगे किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। द राइट आंसर इज इथिडियम ब्रोमाइड। अगला है 6th क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड फॉर टूल्स फॉर। सैटेलाइट डीएनए का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं या क्यों करते हैं? बात समझना। सिंपल सा बात यह है कि आपके और मेरे अंदर 99.9% जीन जो है या डीएनए है बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% डीएनए हमारा आपका डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेड, या इसी को हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा डीएनए होता है। क्लियर? तो ये छोटा छोटा डीएनए एक दूसरे को सबको एक दूसरे से सेपरेट करता है, इवन ट्विंस भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा कि सैटेलाइट का डीएनए हम लोग किस लिए करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं, ऑर्गन कल्चर के लिए नहीं, टिश्यू कल्चर के लिए नहीं, तो फॉरेंसिक साइंस में इस बात को जानने के लिए कि क्राइम यही किया है या कोई और किया है। सही है यहां तक? तो फॉरेंसिक साइंस में सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्लियर? चलो अगला है 7 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। आपसे पूछ रहा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन म्यूटेशन, क्या समझते हैं आप जीन म्यूटेशन में, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इतना ही एक्सप्लेन कीजिए कि 2 मार्क्स मिल सके। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, बात समझ लो। A heritable genetic change in the genetic material of an organism that give rise to a alternative form of any gene is called mutation. It is rare, random, discontinuous variation. म्यूटेशन को भी आप वेरिएशन कहते हो, लेकिन वेरिएशन ये वो वेरिएशन नहीं है जो जनरेशन टू जनरेशन चल सके, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो ये वेरिएशन है जिसको आप म्यूटेशन का नाम दे रहे हो, देखो वेरिएशन धीरे धीरे होगा। वेरिएशन कैसा होगा? धीरे धीरे स्लो स्लो होगा, जो जनरेशन टू जनरेशन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलो कि हिरन का सिंग इतना छोटा है, फिर अगला जनरेशन इतना होगा, फिर अगला जनरेशन इतना होगा, अगला जनरेशन इतना होगा, मतलब हर जनरेशन में उसका सिंग बढ़ता चला जाएगा, तो उसको वेरिएशन आप कह सकते हैं। लेकिन म्यूटेशन क्या है? हिरन है, उसको सिंग ही नहीं है और उसका अगला जनरेशन हो गया, उसको इतना बड़ा सिंग निकल गया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। समझ में आया? तो म्यूटेशन रेयर है, रैंडम है, डिसकंटिन्यूअस क्या है? वेरिएशन कहलाता है, और ये म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा कि जीन म्यूटेशन क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको और बता देता हूं कि म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई डेफिनेट टाइम इंटरवल नहीं है कि 5 जनरेशन के बाद होगा, 2 जनरेशन के बाद होगा, या अगले जनरेशन में होगा, या नहीं भी होगा। ठीक है। दूसरी चीज कहता है म्यूटेशन आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसके लिए फाइनल साइंटिस्ट ने कहा है कि म्यूटेशन हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल ही रहता है। ठीक है। अगला कहता है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस एक केमिकल या कोई फिजिकल एजेंट है, मतलब जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है उसको म्यूटाजेंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैंसर का होना भी एक म्यूटेशन है। कैंसर का होना भी एक म्यूटेशन है, तो आप खुद सोच लो कि हार्मफुल जो मैंने कहा ये बिल्कुल सूटेबल है। अब ये म्यूटाजेंस किसको कहेंगे? तो जो लोग स्मोक करते हैं या इस तरह का किसी भी केमिकल का सेवन करते हैं जिससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि म्यूटेशन उसके अंदर हो जाएगा, तो म्यूटेशन होने के कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो ये तो खतरनाक हुआ। लेकिन सिगरेट क्या हो गया? सिगरेट यहां म्यूटाजेंस हो गया क्योंकि इसी की वजह से कैंसर हुआ। तो जो केमिकल रेडिएशन, आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रे हमारे बॉडी में पड़ेगा तो हमारे स्किन कैंसर हो जाएगा। तो अल्ट्रावायलेट रे इज अ फिजिकल एजेंट, और सिगरेट जो पी रहे हैं दैट इज अ केमिकल एजेंट। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो कैंसर काउज करा सकता है, मतलब कैंसर एक म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन काउज करा सकते हैं। और ये म्यूटेशन जो काउज कराता है या जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। कहता है म्यूटाजेंस आर द केमिकल एंड फिजिकल एजेंट that increase the chance of mutation. Biological agents such as certain virus, कुछ वायरस भी है जो ऐसा करता है। फिजिकल एजेंट इनटू द आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे एक्सरे, बीटा रे, एंड नॉन आयोनाइजेशन जैसे अल्ट्रावायलेट रे, इन सब के कारण म्यूटेशन हो सकता है। आई होप सो कि 2 मार्क्स के लिए आप भी सुटेबल हो कि 2 मार्क्स के लिए इतना हमको मार्क्स मिल सकता है। आपको क्या करना है? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। हो गया गाइस? चलो, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन हमने बनाया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर म्यूटेशन हुआ तो बॉडी में जो प्रोटीन बनना है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैं बता दूं
कि एक डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, उस डिजीज का भी कारण यही म्यूटेशन, म्यूटेशन उसके अंदर होता है जिसके कारण उसके अंदर फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पाते हैं, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन, जिसकी वजह से उसको ये डिजीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो म्यूटेशन के कारण हो रहा है। मैं आपको डिजीज नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर म्यूटेशन हुआ तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे नहीं होगा। अब एक चीज समझो, नीचे एक डायग्राम को अब देखो, यहां कोड है GAC, ये ट्रिपलेट कोड है। GAC एक प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए वो एक एमिनो एसिड लाएगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, अगला कोड है CCC, दैट इज ट्रिपलेट कोड, और ये कौन सा प्रोटीन एमिनो एसिड लाएगा प्रोटीन बनाने के लिए? प्रोलीन। और अगर कोड ACT है तो ये जेनेटिक कोड कौन सा एमिनो एसिड लाएगा? थ्रोनिन लाएगा। तो ये सब मिलकर के एक प्रोटीन बना और ये फंक्शनल प्रोटीन बना। मैंने 3 का दिखाया, ऐसा 30 भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर किसी तरह का बदलाव आया किसके अंदर? हमारे जीन के अंदर, हमारे DNA के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि DNA RNA बनाता है, दैट इज mRNA, और mRNA प्रोटीन बनाता है, तो उस वक्त ये ट्रिपलेट कोड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सपोज कर लो कि एक DNA एक्स्ट्रा घुस गया, एक DNA एक्स्ट्रा घुस गया, तो डिलीट भी हो सकता है, घुस भी सकता है, मतलब एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, इस तरह का कुछ भी मामला आ सकता है। मतलब DNA में एक छोटा सा बदलाव है, किसकी वजह से? म्यूटेजेंस की वजह से। और ये बदलाव की वजह से क्या होगा? अब ये ट्रिपलेट कोड पड़ेगा CAG। चलो ठीक है, पहला तो एमिनो एसिड वही आया, लेकिन दूसरा देखेंगे TCC आ गया, जो पढ़ना था इसको CCC, जिससे वो बनाना था प्रोलीन, अब पढ़ेगा TCC, तो वो प्रोलीन ना बना करके बना देगा सेरीन, और सेरीन जहां आया ये प्रोटीन अब काम करना बंद कर देगा। ये काम तभी कर सकता था जब प्रोलीन आएगा, लेकिन प्रोलीन आने के लिए इसको चाहिए था कोड CCC, लेकिन CCC के आगे कौन आ गया? T। तो जब ये कोड पढ़ेगा तो TCC पढ़ लेगा, और TCC कौन एमिनो एसिड ले आएगा? सेरीन ले आएगा। प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। क्लियर है? चलो, अब हम लोग यहां पे इस बात को समझते हैं जो हम लोगों को एग्जाम में लिखना है। ड्यूरिंग म्यूटेशन द बेस पेयर आइदर डिलीटेड, चाहे तो डिलीट हो जाए या एक हटा दो। अगर आप एक हटा करके सोचोगे तो कोड क्या बन जाएगा? CCA, तो उसका अलग एमिनो एसिड आएगा। डुप्लीकेटेड और सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब उसकी जगह पे कोई और आ गया। विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा, बट दिस प्रोटीन आर नॉट कैपेबल देम टू फंक्शन। प्रोटीन तो बन रहा, लेकिन ये प्रोटीन फंक्शनल है और ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा सर? दिस इज ड्यू टू, इसके पीछे कारण है, द जेनेटिक कोड सिंथेसाइज प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर ट्रिपलेट कोड, क्योंकि जेनेटिक कोड जब भी ये होगा तो ट्रिपलेट कोड के आधार पे वो अपना एमिनो एसिड लाके जोड़ेगा जिससे प्रोटीन बनेगा। बट ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से, इस फॉल्ट की वजह से, द ट्रिपलेट कोड इज डिस्टर्ब एंड द सिंथेसिस नॉन फंक्शनल प्रोटीन, और इसकी वजह से प्रोटीन जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या करेगा अगर किसी तरह का म्यूटेशन होता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर है गाइस? चलो क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। मैं आपको सिंपल से तो समझा रहा हूं और सिंपल सा एक प्रोसेस बता रहा हूं कि ये हमारे पास DNA, हाँ सर है, तो हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस समझना है कि DNA रेप्लिकेट कैसे करता है। मैं आपको पहले फिगरेटिव वे में समझा दे रहा हूं, फिर आप यूज करोगे। यहां पर एक एंजाइम्स काम करेगा, दिस इज कॉल्ड हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज एक एंजाइम्स है जो इस DNA को बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा, और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, फाइनल आपके पास जो रिजल्ट बनेगा उसको आप देख लो। रिजल्ट ये बनेगा कि एक स्ट्रैंड ऐसे टूट गया और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे टूट गया, और ऐसा तोड़ने का काम, सॉरी, इस तरह से तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो इस तरह से तोड़ने का काम आपका कर रहा है एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज। ठीक है, ये 3 डैश और इसका एंड जो आएगा वो 5 डैश आएगा, और ये 5 डैश है और ये 3 डैश। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कौन है जो इस बॉन्ड को तोड़ रहा, तो ये तोड़ने का काम एक एंजाइम को दिया गया, दिस इज कॉल्ड हेलिकेज। ठीक है, जब ये इस तरह से तोड़कर इस तरह से नजर बन रहा है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और जहां से हेलिकेज तोड़ना स्टार्ट करेगा, चाहे इस एंड से तोड़ना स्टार्ट करे या उस एंड से तोड़ना स्टार्ट करे, उस साइड को जहां से तोड़ना स्टार्ट किया उसको हम लोग कहेंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑफ रेप्लिकेशन।
ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी कि रेप्लिकेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये स्टार्ट होगा तो अगला प्रोसेस समझना, अगला क्या होगा, एक एंजाइम्स है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमेरेज एक एंजाइम से, मतलब एंजाइम्स किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और ये प्रोटीन इस जगह आके बाइंड कर गया, सही है, और बाइंड करने के बाद ये आरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, आरएनए, एंड दिस इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर्स। जैसे ये आरएनए प्राइमर्स बनाया तो अब ये आरएनए जो यहां पे आया था वो फिर वापस चला जाता है आरएनए पॉलीमरेज, और उस आरएनए पॉलीमरेज के हटने के बाद यहां पर अब अगला आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के कंटिन्यू डीएनए का रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड्स। इसको हम लोग नाम देते हैं गाइस लीडिंग स्ट्रैंड्स। और दूसरा जो आपको कंटिन्यू नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड्स में क्या होगा कि प्रोसेस वही होंगे, लेकिन यहां पर जो बनेगा आपका डीएनए वो इस डायरेक्शन में बनेगा, क्लियर, 5 to 3 डायरेक्शन में, सही है, ये जो बन रहा ये 5 से बनना स्टार्ट हुआ 3 की तरफ, लेकिन देखो ये बीच बीच में कई जगह मतलब फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ, तो इस छोटे छोटे पार्ट में टूटने के कारण उसका नाम हम रख रहे हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से बुला रहे हैं, सही है। तो ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट करके बना है, सॉरी, ये बात समझ में आ गई। इसी को बाय वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एक बार फिर से मैं समझा भी दे रहा हूं, ये फिगर खाली आपके माइंड में होना चाहिए एज अ रफ, चलेगा। चलो, यहां पे सबसे पहले क्या आता है, द फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूड इन डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें से पहला स्टेप क्या रहा है, अनजिपिंग। अनजिपिंग का मतलब ये जिप है और इस तरह से खोलिएगा तो दोनों अलग हो जाएगा। द सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड। सेपरेट कब होता है, जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिस पॉइंट से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उसको इनिशिएशन पॉइंट्स कहेंगे या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी याद आ रहा होगा आपको क्या, कि जहां से वो टूटना स्टार्ट करेगा उसका नाम है डीएनए का, उस पोर्शन का नाम है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन इसको तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम्स रिस्पांसिबल है, द एंजाइम्स हेलिकेज इज रिस्पांसिबल फॉर अनजिपिंग, दैट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। और जब ये टूटता है तो क्या बनाता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड्स और एक लैगिंग स्ट्रैंड्स, और इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। आई होप सो इतना वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो आगे सेकंड प्रोसेस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब न्यू चेन बनना स्टार्ट होगा लीडिंग पे और लैगिंग पे। तो लीडिंग पे कहता है आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज टू फॉर्म आरएनए प्राइमर्स। एक एंजाइम्स आएगा और आके जुड़ेगा, जुट गया, जुटने के बाद वो आरएनए पॉलीमरेज बना करके हट जाएगा, थोड़ा सा बनाएगा, इसलिए इसका नाम प्राइमर्स करना। थोड़ा सा आरएनए बनेगा, डीएनए के ऊपर थोड़ा सा आरएनए बनेगा आरएनए पॉलीमरेज से, क्योंकि ये इनिशिएट करके हट जाएगा थोड़ा सा बना के। अब बारी आएगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड्स कंटिन्यू। लीडिंग स्ट्रैंड में फिर ये कंटिन्यू बनाता हुआ चला जाएगा। थोड़ा सा मेमोराइज करो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्लियर। चलो आगे क्या कहता है, न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइप्लेट लाइक डी एटीपी, डी जीटीपी, सीटीपी, एनटीटीपी, ये सब आकर के वहां जुड़ता चला जाएगा और वो कंटिन्यू आपका बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या कंटिन्यू बनाना स्टार्ट कर देगा, डीएनए को डबल। The formation of second chain, this chain is discontinuous and is made up of small segments called Okazaki fragments, और ये कई छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा। नीचे वाला जिसको लैगिंग स्ट्रैंड्स हम लोग कह रहे हैं, and this is called Okazaki fragments, and the last line is also present। क्या कहता है, this discontinuous chain is termed as lagging strands। Ultimately all these segments join together and complete न्यू चेन इज फॉर्म्ड, और ये सब एक साथ जुड़ जाएगा, मतलब फ्रैगमेंट जो है वो बाद में जुटेगा डीएनए लाइगेज से, और फिर वो भी एक कंप्लीट चेन बनाएगा। मतलब जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, ये भी लिख देना आप कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड में जो है हमें आपको बताना है वो प्रोसेस बताना है, ठीक है। ये तो मेथड का नाम हमने बताया कि भैया सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये रेप्लिकेट करता है, लेकिन प्रोसेस जो है वो ये, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिसाइड करते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्चुरेशन, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, डिस्टिंग्विश बिटवीन द
सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने क्या कहा था, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा है सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन से, तो म्यूटेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल होगा। इसमें ये फर्स्ट ए जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा, ये ए जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। तो सर रिप्रोडक्शन वाले वीडियो में नहीं बनाए, वहां छूट गया तो यहाँ बना देते हैं, क्या दिक्कत? पढ़ना आपको, पढ़ाना हमको। तो पहला क्या था, व्हाट इज पार्चुरेशन। 9th मंथ जब बेबी का कंप्लीट हो जाता है तो 9th मंथ के बाद वो बेबी क्या होता है, इस दुनिया में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो सर इतना सा लिख देंगे मार्क्स मिल जाएगा? नहीं, 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना क्या क्या है वो सब बात समझ लो। पार्चुरेशन इज द एक्सपेलिंग ऑफ द फुली फॉर्म्ड यंग वंस फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर द गैस्टेशन पीरियड, जो 280 डेज का होता है, या 9 मंथ हम लोग कहते हैं इन ह्यूमन फीमेल। मतलब 9 महीने गुजरने के बाद जब कभी कोई फीटस मैच्योर इन द सेंस कि फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, मैच्योर नहीं कहेंगे, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, वो दुनिया में आता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, अगला क्या कहता है, आफ्टर दिस पीरियड यूट्रस कंटिन्यूअस वाइगोरसली एंड काउज द एक्सप्लेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेनली 9 मंथ के बाद बेबी कैसे इस दुनिया में आता है? आता ऐसे है कि यूट्रस होता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन एक हार्मोन्स की वजह से होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा यूट्रस को, और बेबी कहां जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा। क्लियर? अगला कहता है दिस एक्सपेंशन और डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। आई होप सो कि ये 2 मार्क्स के लिए आपके काफी होगा, यही वर्ड आपको लिखना है, समझे हुए तो पहले से होगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लिए? चलो, एंड द लास्ट टर्म डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बस समझिएगा, म्यूटेशन में ये जो 2 कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं समझा देता हूं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि म्यूटेशन हमारे पास 2 तरह का म्यूटेशन पूछा, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट। बात समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी के बदले में कोई आ जाए। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ A है, T है, C है, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा TAG। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में समझो के बदले में, सही है? वैसे लोग कहते भी हैं तू नहीं तो कोई और सही, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। बायो में अगर कहना तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, सिंपल सा बात। तो यहां पर जो थायमिन नजर आ रहा है, थायमिन और एडेनिन ऐसे और दोनों इन्वर्ट कर जाए, इन्वर्ट होगा मतलब उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो सर एडेनिन ऊपर चला जाएगा और थायमिन नीचे चला आएगा, तो क्या हुआ, एडेनिन के बदले थायमिन आ गया, थायमिन के बदले एडेनिन आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंपल के बदले में। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा होता है तो सिंपल आप समझो, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास एक कोड है GAC जो आपको दिख रहा है, ये एक एमिनो एसिड ला रहा है, दूसरा CCC ये भी वही प्रोलीन ला रहा, और ये ACT ये क्या है, प्रोलीन ला रहा, ये फंक्शनल प्रोटीन बन रहा। लेकिन सपोज करो कि इस C के जगह पे G आ जाए, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, CAG, अगला कोड क्या हो जाएगा, C क्या लाए थे, G लाए थे ना, G फिर C, फिर यहां जाएगा ACT, तो ये ट्रिपलेट कोड तो वही रहा, मतलब ये लाया ग्लाइसिन, ये ACT तो वही रहा, क्या लाया, थ्रोलिन, लेकिन ये चेंज हो गया, ये था आपका CCC, लेकिन किसके कारण, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के कारण यहां CGC आ गया, तो चेंज आ गया। लेकिन अब जो ये प्रोलीन ला रहा, तो क्या ये प्रोलीन लाएगा, तो सर अब है नहीं लाएगा, तो ये क्या लाएगा, एलानीन। अब जहां पर ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ उसी प्रोटीन उसी एमिनो एसिड में चेंज आएगा, बाकी का इधर जितना भी प्रोटीन एमिनो एसिड होगा सब सेम होगा, इधर का जितना भी एमिनो एसिड होगा सब सेम होगा, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। क्या नाम से बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन के नाम से बुलाते हैं। क्लियर? समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, अ जीन म्यूटेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस for one base or another in the case of single strand DNA segment is known as substitution mutation। और याद रखिएगा, एक और लाइन में लिख देता हूं यहां जो आपको लिखना जरूरी है, it caused point mutation, it caused point mutation। सही है? अगर आपका कोई प्रोटीन बना है 60 एमिनो एसिड का, तो 60 में जहां पे डिफेक्ट आया है उस जगह का एक एमिनो एसिड डिफेक्ट होगा, बाकी का टोटल एमिनो एसिड वही का वही रहेगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया में
6 नंबर पोजीशन पे ग्लाइसिन की जगह पे वैलिन आ जाता है। क्लियर है? एनसीईआरटी बुक है, खोल के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। क्लियर? दूसरा जो हमसे पूछा कि भैया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझा दीजिए। रियल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चे का सवाल रहता है कि सर मॉलिक्यूलर और बायोटेक्नोलॉजी का ही नहीं हो, जल्दी बना ही दीजिए। पता नहीं बच्चे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, होता चैप्टर थोड़ी दिलचस्पी है। ठीक है, अगर समझ गए तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। चलिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? चाहे तो डिलीशन हो जाए, चाहे तो डुप्लीकेशन हो जाए। जैसे इस जगह पे आप देखोगे जीएसी है, चलो सेम चीज है सर, लेकिन क्या हुआ, टी आकर के ऐड हुआ, दैट इज एडिशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कारण क्या हो सकता है? चाहे तो एडिशन, चाहे तो डिलीशन। तो हम एडिशन वाला समझा रहे हैं आपको। अगर ऐड हो गया तो अब ये कोड क्या पड़ा? टीसीसी। थोड़ी देर पहले तो बताए थे, क्या हो गया? सीरीन। अब अगला कोड ये क्या पड़ेगा? सीएसी। तो अगला कौन हो गया? हिस्टिडीन। तो जहां पर फॉल्ट है वहां से कंटिन्यू जो आपका पूरा का पूरा एमिनो एसिड वो गलत बैठेगा। तो ऐसे को हम लोग नाम देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दो तरह का, एक पॉइंट म्यूटेशन जो सब्स्टिट्यूशन के कारण आएगा, और दूसरा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो डिलीशन या डुप्लीकेशन के कारण आएगा, चाहे एक या दो न्यूक्लियोटाइड की वजह से। ठीक है, आगे क्या कहता है? तो इसमें कहता है एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर दैट ऑकर विद इन द प्रोटीन कोडिंग पोर्शन ऑफ अ जीन हैविंग द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग एंड ट्रांजिशन लीडिंग टू फ्रेम इन मेजर केस दीज रिजल्ट इन अ फेल्योर टू सिंथेसाइज ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। इस दोनों के केस में कोई भी फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। जब भी ये सिंथेसाइज करेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। क्लियर? तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसके बारे में मैंने यहां लिखा भी दिया था कि इसकी वजह से होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? और ये खुद में एक म्यूटेशन है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से अगर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइम दिया क्या कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया गाइस? चलो, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, तो मैं सुबह शाम कर देता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो बना करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।